बच्चे जब मिसबिहेव करते हैं तो पेरेंट्स ये मानते हैं कि मेरा बच्चा ही गंदा है, बट एक्चुअली मिसबिहेवियर के पीछे क्या है वो पेरेंट्स अगर समझेंगे, क्योंकि 5 साल का बच्चे के पास समझ नहीं है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, कि मुझे दुख हो रहा है, कि मुझे जेलसी हो रही है, कि मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है, कि मुझे डर है, वो उसको समझ नहीं है। तो ये थोड़ा सा अवेयरनेस लाए तो शायद हमारे पास एडल्ट्स भी थोड़े ज्यादा फंक्शनल हो और हमको थोड़ा क्लाइंट्स कम मिलेंगे तो अच्छा है क्योंकि इतने एडल्ट्स हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है अपने इमोशंस, वो समझ नहीं पाते, तो अगर समझ नहीं पाते तो कंट्रोल और मैनेज कैसे कर पाओगे? वी हैव सो मेनी अडल्ट्स जिनको पता ही नहीं कि फीलिंग क्या है, दे स्ट्रगल, हमें दिखता है कि स्ट्रगल कर रहे हैं कि मतलब ये क्या है, और एक्चुअली तो फीलिंग हम बॉडी इज अ वेसल, बॉडी में ही सब है। Through mind programming, यस through thought programming, यस basically you create certain changes in the body. एंड द माइंड, And यस, the mind इम्प्लिसिट itself, एक्सप्लिसिट yeah. मेमोरी, यस। Okay, समझ गया। तो इमोशन सप्रेस करने से एक तो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है, और जो अंदर इमोशंस भरे रहते हैं उसमें अंदर बॉडी में जो इम्बैलेंसेस होना शुरू हो जाते हैं, उससे हेल्थ इश्यूज होते हैं। बट ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो जो जिनकी बॉडीज नहीं है, जो गुजर गए, उनके साथ भी कम्युनिकेट कर पाते हैं। नमस्कार, कार्मिक कन्वर्जेशंस में आपका स्वागत है। आज हम पेरेंटिंग कोच और साइकोथेरापिस्ट रीरी जी त्रिवेदी से बात करेंगे। उनकी खुद की लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, कैसे उनके चैलेंजेस ने उनको प्रेरित किया कि वह थेरापी में आए, कैसे उनके लाइफ चैलेंजेस उनके लिए मीडियम बने ताकि वह खुद एक सक्सेसफुल थेरापिस्ट बन पाए, उसके बारे में बात करेंगे। इनर चाइल्ड क्या है, उसको नर्चर करना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। फेथ सिस्टम कैसे काम करती है, उसके बारे में बात करेंगे। हेल्दी एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, और उनका जो सिद्धांत है, पहले प्यार फिर सुधार, उसको डिटेल में समझेंगे। आइए हम सब पेरेंटिंग कोच के इस आयाम में जाते हैं, साइकोथेरापिस्ट के इस ओशन में डुबकी लगाते हैं। नमस्कार रेडी जी, आपका स्वागत है कार्मिक कन्वर्जेशंस में। वैसे हम जब भी मिलते हैं बहुत सारी बातें होती है इनर चाइल्ड के बारे में, चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में, बट वी हैव नेवर टॉक इन ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म दैट व्हाट्स योर जर्नी। आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई इस फील्ड में, एंड व्हाट्स योर आइडिया अबाउट जो एक्सपीरियंसेस आपने लोगों को करवाए, उससे आपके अंदर क्या चेंज हुआ? हाँ, तो मैं ये कहूँगी, थोड़ा सा इसमें लंबा रहेगा क्योंकि मैं 50 की हूँ, तो जर्नी काफ़ी लंबी रहेगी। बट आई विल से कि मेरी जर्नी तो शुरू हुई इस तरह से कि मेरे पेरेंट्स दोनों काफ़ी एथिस्ट थे। मतलब मुझे बचपन से कहा गया था कि मूर्ति पूजा वगैरह सब गलत है। मेरी मम्मी का काफ़ी आर्य समाज का इन्फ्लुएंस था उस टाइम पे, मम्मी के पेरेंट्स का। तो बचपन से मेरी शादी हुई तब तक कि मुझे कोई ऐसा कुछ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी के बारे में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, और मैं सब कुछ क्वेश्चन करती थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे ही बड़ा किया था कि मंदिर में क्या जाना, जो भगवान अपनी मूर्ति का रक्षा नहीं कर सकता तुम्हारी क्या करेगा, एक्सेट्रा, दैट काइंड ऑफ थिंग। कोइंसिडेंस बोलो, डेस्टिनी बोलो, कि मेरी शादी ऐसी परिवार में हुई कि जो बिल्कुल ऑपोजिट थे। मतलब इतने धार्मिक के दिन की 3-4 घंटे की पूजा होती थी। तो वो एक मेरे लिए बहुत ही बड़ा चेंज हुआ। पर उससे क्या हुआ कि उनको खुश रखने के लिए मैं काफ़ी चीज़ें करती थी, अच्छी बहू बनने के लिए। पर अंदर से फिर भी मेरे में कोई ऐसा कुछ क्या बोले कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया नहीं। अभी भी मेरे प्रश्न वही थे कि बचपन में कहते थे कि तुम गलत करोगे तो भगवान ऊपर से हिसाब किताब लिखते हैं। और थिंकिंग, भगवान कितने लोगों का हिसाब किताब लिखता होगा? मतलब उसके पास टाइम है क्या कि सबका वो देखेगा कि इसने गलत किया ऐसे? तो मेरे हर चीज़ में ऐसे क्वेश्चंस होते थे, और शायद समझ भी कम थी। मेरे इन लॉज के साथ रह के मैं ये मानती हूँ कि सबकॉन्शियसली काफ़ी एक्सपोजर मिला ये सब चीज़ों का, योगा, स्पिरिचुअलिटी, वो काफ़ी चीज़ों के बारे में बातचीत करते थे, किताबें पढ़ते थे, उपनिषद, ये वो सब। पर उनका फिर भी रिलीजियस बेंड ऑफ माइंड था। मेरी खुद की लाइफ में जब चैलेंजेस आई इस तरह की कि भाई मेरे खुद के
मैरिज में इश्यूज आए, मैं जब बच्चे छोटे थे तो मेरे खुद की मेंटल हेल्थ के इश्यूज थे, दूसरे देश में रहना, स्ट्रगल करना, बहुत ही एक डिफ़िकल्ट पीरियड मेरी लाइफ में आया इन माय 30s। ओके। उसके लिए जब जवाब ढूंढने पड़े तो मैंने सबसे पहले वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इसकी तरफ मेरा ध्यान गया। अभी भी मैं कोई रिलीजन गॉड किसी में मानती नहीं थी, बट इसमें मेरी इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी बढ़ी कि भाई मेरे जो आज की जो स्ट्रगल्स हैं, आज के मेरे जो इश्यूज हैं, उसका क्या कुछ पास्ट लाइफ से रिलेशन होगा कि नहीं। तो मैंने पास्ट लाइफ के बारे में बहुत सारी बुक्स पढ़ी, फिर मैंने उसके बारे में ट्रेनिंग भी ली, और फिर मेरी जो पूरी एक वेलनेस या स्पिरिचुअलिटी की तरफ की जर्नी शुरू हुई। और उसमें मैंने इतने लोगों को अनुभव करते हुए देखा, अपने पास्ट लाइफ का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस करते हुए देखा, मेरे खुद ने भी अनुभव किया अपने पास्ट लाइफ, 1-2 पास्ट लाइफ्स का। तो उससे मुझे काफ़ी, मेरा दिमाग एकदम खुल गया कि भाई ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी साइंस बुक्स में नहीं पढ़ाते हैं, जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, पर होता है ऐसा। अभी भी रिलीजन और रिचुअल्स के लिए अभी भी मैं ओपन नहीं थी, क्योंकि ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन और योगा में फिर मैं बहुत आगे बढ़ी, मैंने योगा में बहुत काम किया। तो ये सब चीज़ों से मुझे इतना समझ में आया कि भाई हमारे स्थूल शरीर के अलावा भी हमारे पंचकोशा हैं, हमारे स्पिरिट है, एनर्जी है, हमारी एनर्जी मरती नहीं है, हम अलग अलग शरीर कपड़ों की तरह बदलते रहते हैं। ये सारा समझ आ गया। अभी भी मुझे ये समझ नहीं आता था कि इसके लिए पूजा क्यों करनी है, पाठ क्यों करना है। तो मेरे इन-लॉज, जब हम इंडिया शिफ्ट हुए 2013 में, तब मेरे इन-लॉज भी थोड़े समय के बाद हमारे साथ रहने लगे। तब भी उनकी बहुत एलैबोरेट पूजा होती थी, और एट सम पॉइंट मुझे लगा कि मुझे झूठ मूठ का नहीं करना ये सब, क्योंकि अभी तक इतने सालों से मैं उनको खुश करने के लिए करती थी, पूजा में पार्ट लेती थी, दिया करती थी, ये करो वो करो, पर अंदर से मुझे लगता था ये क्या बकवास है, क्यों करना है। तो फिर आई थिंक जब मैं 44-45 की थी, तब मेरे में हिम्मत आई उनको बताने की। एक दिन बिठा के बताया कि भाई देखो, मुझे ऑथेंटिक रहना है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, पर मुझे इसमें कोई अंदर से कुछ हो नहीं रहा है। तो जब तक मुझे अंदर से मन नहीं होता, मैं एक्टिंग या ड्रामा नहीं करूँगी, ये दिया करने का, पूजा करने का, पाठ करने का। मुझे जितना मन होगा अंदर से, उतना मैं करूँगी। तो उनको बेचारों को इतने 20 साल बाद ये सब सुनना थोड़ा शॉक भी लगा, उनको शायद अच्छा भी नहीं लगा होगा, पर शायद उनको ये समझ में आ गया कि एटलीस्ट मैं ऑनेस्टली बता रही थी कि भाई मुझे एक्टिंग नहीं करनी है, ड्रामा नहीं करना है, जब मुझे अंदर से हो। उसके बाद धीरे धीरे मैंने एक दिया करना शुरू किया, फिर मुझे मंत्रों में थोड़ा इंटरेस्ट जगा, फिर मैंने मंत्र थोड़ा ऐसे प्रिंट आउट्स लेके लिखा, मीनिंग ट्रांसलेट किया, वो सब। तो जितना मुझे लॉजिकली मन में बैठती गई चीज़ें, वैसे मैं इस तरफ आती गई। और फिर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो दोनों जब गुजर गए, मेरे फादर इन लॉ पास ऑन हो गए, उसके 4 महीने के बाद ही मेरी मदर इन लॉ गुजर गए। तो मुझे हमेशा लगता है कि जैसे ही वो ऊपर गए, उन्होंने तो कुछ स्पार्क डाला कि मेरी मदर इन लॉ गुजर गई, उसके नेक्स्ट डे से मैंने उनकी जो पूजा थी, जो उनका महादेव का जो पानी चढ़ाना था, वो पता नहीं अंदर से ही क्या हो गया कि मैंने शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में मुझे ये भी पता था कि मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी स्थिरता के लिए, ग्राउंडिंग के लिए हर रोज थोड़ी रिचुअल करना जरूरी है। क्या बात। अगर आप हर रोज कोई एक चीज भी करते हो तो उससे आपकी स्टेबिलिटी, आपकी स्थिरता, आपके मन को एक किस्म का एक एंकरिंग मिलता है। सो अभी जब आप, सॉरी टू लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी को देख रहे हो इतनी जर्नी के बाद, तो इट्स जस्ट ए ग्राउंडिंग टेक्निक अपने आप को संभालने के लिए, या कुछ और? नहीं, तो वही। तो उसके बाद जब मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ चले गए, मुझे ये तो पता ही था कि वो शरीर से गए हैं, बट एनर्जेटिकली वो है ही है मेरे पास, मुझे हमेशा ये पता ही है। तो इसलिए फिर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये जो मैं कर रही हूँ वो मेरे मन से आ रहा था। मतलब मुझे कोई ऐसा एक दिन ऐसा सडनली ऐसा नहीं हुआ, पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी मुझे पूजा करनी चाहिए। फिर मुझे ऐसा हायर सोर्स से इतना तो पता था, जितना मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में काम किया था, मुझे ये पता था कि जो हम जिसको भगवान कहते हैं, वो शायद हमने एक पर्सोनिफिकेशन की है, एक एनर्जी का। तो मैं एनर्जी में बहुत मानती हूँ। अगर आप विष्णु देखो, शिव देखो, कृष्णा देखो, तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम भगवान को ह्यूमन की तरह देखते हैं। तो इसलिए हमने उस एनर्जी को एक ह्यूमन फॉर्म दिया है, राइट। और जैसे विष्णु की एनर्जी अलग है, शिवा की एनर्जी अलग है, तो उस एनर्जी
के हिसाब से वो पर्सोनिफाई किया है। तो मुझे ये भी क्लैरिटी आई कि भाई एक एनर्जी है। नहीं, वो कहावत थी कि यदि कोई हाथी अपने भगवान बनाएगा तो वो तो हाथी हो। एग्जैक्टली तो इसलिए मुझे ये भी समझ आया। और फिर जैसे मैं पूजा करती गई हर रोज, मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए खुलने लग गई। तो मुझे ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं पिछले 2 सालों में ये जो जर्नी थोड़ी एक्सिलरेट हुई। और अभी मैं बहुत मतलब मैं हंसती थी उन लोगों पे ना कि जो भार्गव जाते हैं तो अपने भगवान लेके जाते हैं। तो आई फाउंड कि मैं भी एक्चुअली ये करने लगी हूँ कि भाई अभी मैं वो मेरा शिवलिंग और वो लेके जाती हूँ जहाँ जाती हूँ कि नहीं, मुझे मिस नहीं करना एक दिन। और कहीं ना कहीं मुझे अंदर से एक ऐसा लग रहा है कि वो एक डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ही डीप है। और वो कनेक्शन से ना हमारे अंदर एक फेथ की वजह से बहुत ही चीज़ें आसान होने लगती है। मतलब आई फेल्ट कि मेरे बहुत से टेंशन एंजाइटी बहुत कम हो गए, बिकॉज कहीं ना कहीं एक फेथ आ गई है कि भाई कुछ तो है जो कर लेंगे, संभाल लेंगे एनर्जी। गीता में श्री कृष्ण ने ये कहा, यो यत् श्रद्धः स एव सः, अर्थात जैसे आदमी की फेथ होती है, हाँ, आखिर में वो वही हो जाता है। तो यदि आज आपसे पूछा जाए कि आपकी फेथ सिस्टम कहाँ पर है, हाँ, यू ऑपरेट फ्रॉम वेयर? आई जस्ट कंप्लीटली लीव एवरीथिंग टू द यूनिवर्स। मुझे हमेशा ऐसा ही है कि सब कुछ इनके हाथ में है। तो मैं अपने लेवल तक काम करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी करे बिना बैठ ही रहूंगी कि अभी तो भगवान जो करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि कर्म तो करना ही चाहिए हमें, तो सुबह उठ के जो भी करना है वो करना है। बट वो करने का जो कार्य के पीछे जो एनर्जी है वो हसल वाली नहीं है, ये भी करना यार, ये नहीं करूंगी तो क्या होगा, ये नहीं। कहीं ना कहीं एक एक शांति है, एक फेथ है कि अल्टीमेटली तो कोई हायर एनर्जी है जो ये संभाल लेगी या जो मुझे गाइड करेगी। तो मुझे इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और दूसरा ये भी है कि मैं ये मानती हूँ कि हमारे हाथ कंट्रोल में है ही नहीं। हम लोग एक्चुअली ज़्यादा प्रेशर स्ट्रेस इसलिए लेते हैं क्योंकि वी वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग, वी वांट एवरीथिंग टू बी ना कंट्रोल। कल कैसा है, परसों कैसा है। और मैं मानती हूँ कि स्मार्टेस्ट थिंग फॉर योर पीस ऑफ माइंड एंड मेंटल हेल्थ की ये समझो कि तुम्हारा कंट्रोल कहाँ खत्म होता है, व्हाट इज योर लोकस ऑफ कंट्रोल। तो जितना आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल में उसके ऊपर आप 100% दो, बट उसके आगे तो फिर फेथ बोलो, डेस्टिनी बोलो, कर्मा बोलो, वाइब्रेशन बोलो, एनर्जी बोलो या भगवान बोलो, मेरे हिसाब से वही है। नहीं, यही बात शायद जब श्री कृष्ण आपके साथ बैठ के गीता कुछ ज़्यादा ही याद आ रही है। सो जब श्री कृष्ण ने ये कहा फेमस कोट दैट कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यदि उसको पूरा हम तोड़े संधि के साथ, तो कर्मणि एव अधिकारः, हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। हाँ, उसका फल कैसे मिलेगा, हाँ, उसके पीछे तो हमारा भाग्य भी आ गया, सर्कमस्टेंसेस भी आ गए और ईश्वर भी आ गया। सो कर्म और कर्मफल, उसके बीच लॉजिकल रीजनिंग कभी कभार नहीं होता। और हमारी कंडीशनिंग यही है, जैसा हमने कर्म किया वैसा फल मिलना ही चाहिए। यदि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा फल मिलना ही चाहिए, अभी ज़रूरी नहीं है। तो आपके पास भी कोई ना कोई ऐसा आता ही होगा दैट काफ़ी स्पिरिचुअल है, एलिवेटेड सोल है, लेकिन लाइफ में वो इवेंट्स क्रिएट ही नहीं हुई। देखिए, फल मुझे मिला कि नहीं वो भी हम अपनी सीमित दृष्टि से देख रहे हैं ना। मेरे हिसाब से फल मतलब अगर मुझे शरबत पीना है मैंगो का और मैंगो का शरबत मिला तो मेरे हिसाब से फल मिला। पर अगर मैंगो के बदले समझो लीमड़ा का, नीम का शरबत मिला तो मेरे हिसाब से फल नहीं मिला। पर हायर समझ के बाद शायद 2 दिन बाद मुझे पता चले कि उस दिन मेरे शरीर को शायद नीम के शरबत की ज़्यादा ज़रूरत थी। सो माय अंडरस्टैंडिंग इज कि जब हम फल का एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो भी हमें ये ज़रूर समझना है कि हमारी ह्यूमन बीइंग्स होने के नाते हमारी सोच बहुत सीमित है। तो हम ये फल एक्सपेक्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लिए सही हो, वो हमारे लॉजिक के हिसाब से वो फल मेरे लिए सही है। बट कई बार देयर इज अ मच हायर इंटेलिजेंस एट प्ले, और तब मुझे लगता है कि ये फल क्यों मिला मुझे, इस व्हाट डिड आई डिजर्व टू गेट दिस। बट जब हम बाद में रियर व्यू मिरर में देखते हैं तब पता चलता है कि हाँ यार, मतलब वो फल तो बिल्कुल सही था, सही जगह पे सही टाइम पे, बिल्कुल वही चाहिए था मुझे। ड्यूरिंग माय कंसल्टेशन मैं कभी कभार कहता हूँ दैट बिटवीन फेवरेट एंड फेवरेबल हम चूज करना भूल जाते हैं। कभी कभार जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलता,
हमें वो मिलता है जो हमारे लिए ज़रूरी होता है। सो Correct. मे बी, सो यदि आज की रिडी जी को पूछा जाए हाँ कि अब आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को हाँ किस हाँ तरह से इवेल्यूएट करते हो, और हाँ यदि एक नास्तिक की आस्तिक बनने की जो यात्रा जो है, तो उसमें बिसाइड्स योर इन लॉज हाँ कोई ऐसे एलिमेंट्स थे, आपकी खुद की इनर कोई प्रोसेस थी, या हाँ कोई आपकी हाँ थिंकिंग पैटर्न चेंज हुई, या आपका बहुत। इनर चाइल्ड चेंज हुआ जिससे ये रिजल्ट मैनिफेस्ट हुआ? देखिए, मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ, मेरे माता पिता का जो रोल था मेरी लाइफ में 21 साल तक, वो मुझे जो उन्होंने जीन्स दिया वो दिया। जैसे हाइट है, स्किन है, इंटेलिजेंस है, पढ़ाई, मेरे डैड से मुझे टीचिंग का जो मिला गिफ्ट, वो सब। पर जो स्पिरिचुअल मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरे इन लॉज ही रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे, और मैंने मेरे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी देखा है, मेरे इन लॉज में स्पेसिफिकली मेरे फादर इन लॉ, मैंने हाँ। उनके साथ पास्ट लाइफ देखी हुई है जहाँ पे वो मैं उस लाइफ में भी मेरे गुरु थे, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत सटल इन्फ्लुएंस रहा। पर मैं ये भी मानती हूँ कि मेरे लाइफ में इतने चैलेंजेस रहे हैं, मेरी लाइफ आज जो लोग देखते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, मैम आप इतने पॉजिटिव हो, मैम आप इतने इंस्पिरेशन हो, वो मुझे ही पता है कि कितनी सारी स्ट्रगल्स मैंने की हैं जो मेरी ही हैं, यू नो। मैंने भी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस मुझे लगी थी जब मुझे लग रहा था कि अभी जीने का ही कोई पॉइंट नहीं है यार, मतलब किस तरह से मरे। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, बच्चे होने के बाद में भी। तो मैंने भी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की है, मैंने ऐसी भी चीज़ें की है जो अभी मुझे लग रहा है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, दिस वाज वेरी रॉन्ग। तो मैंने गलत चीज़ें भी की है, मैंने गलतियां भी की है, सब कुछ किया है। बट कहीं ना कहीं ये सब करने के बाद जो मुझे उसमें से सीख मिली या समझ मिली, आई थिंक दैट हैज़ मेड मी हु आई एम टुडे। अगर वो सब नहीं होता तो शायद आज लोग मुझे कहते हैं मैम आप इतने नॉन जजमेंटल कैसे हो, लाइक लोग मुझे कुछ भी कहते हैं कि हमने ये किया वो किया, तो मुझे कभी भी दिमाग में एक बार भी ऐसा नहीं होता है कि हाय ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, क्योंकि मैंने खुद ऐसा अनुभव इतना सब किया है कि इट मेक्स मी वेरी नॉन जजमेंटल। मैं ये मानती हूँ कि इंसान है तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। बट एट द सेम टाइम आई थिंक इसकी वजह से जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत इस हिसाब से डीपन हुई है। और जैसे मैंने कहा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब मैंने पढ़ा, उसका ट्रेनिंग लिया, मैंने बहुत से ऐसे खुद अनुभव किए हैं जो शायद आज भी अभी लोगों को बोलते हैं तो बोलते हैं कि ये तो क्या पागलपन है, ऐसे थोड़ी ना होता है। बट ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो जो जिनकी बॉडीज नहीं है, जो गुजर गए, उनके साथ भी कम्युनिकेट कर पाते हैं। मैंने ऐसे दोस्त हैं, मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं जो बड़े लॉजिकल है, पढ़े लिखे हैं, लॉयर है, बट फिर भी उनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो जो एग्जिस्ट नहीं है फिजिकल वर्ल्ड में उसको पढ़ पाए, उसको कम्युनिकेट कर पाए। तो ये सब अनुभव से भी हमारी आई थिंक श्रद्धा बढ़ती है कि भाई हमारे अलावा भी, हम तो बहुत ही मच्छर से भी छोटे हैं पूरी यूनिवर्स में, और हमारे अलावा बहुत इसी इंटेलिजेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते। तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमिलिटी भी है मेरे स्पिरिचुअलिटी में, बिकॉज मैं अपने आप को बहुत ही मिनिस्क्यूल समझती हूँ कि यार मतलब मेरी क्षेत्र में मैं सबसे बेस्ट बनूंगी, नो डाउट आई वांट टू बी, बट पूरे यूनिवर्स के स्कीम में तो हम इतने इनसिग्निफिकेंट हैं। तो हम किस ईगो से कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा प्रूव करके दिखाओ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ये एक ट्रेंडी वर्ड आजकल मैं बहुत सुनता हूँ। हाँ। ये जो बच्चे होते हैं जो अपनी मैच मेकिंग के लिए आते हैं, हाँ। या बायोडाटा जब भेजा जाता है हाँ, स्टडी हाँ, करने हाँ, के लिए कि आप मैच मेकर के दो, तो एक वर्ड आता है दैट आई एम वेरी स्पिरिचुअल। आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स ऑनेस्टली। देखिए, स्पिरिचुअलिटी का एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू कि स्पिरिचुअल हर एक के लिए अलग है। मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी, मेरे जो पेरेंट्स की जो कंडीशनिंग हुई है उसके फाउंडेशन पे मैं ये कहूँगी कि मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी टेंड्स मोर टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी देन अदर थिंग्स। मतलब अगर मेरे में चूज़ करना है कि आज मैं पूजा करूं वर्सेस से कि एक स्ट्रीट पे कुत्ता है जो इंजर्ड है उसको मैं ले जाऊं, तो मैं हमेशा वो इंजर्ड कुत्ते को प्रायोरिटी दूंगी, नॉट नेसेसरीली माय पूजा, बिकॉज आई डू बिलीव के यूनिवर्स ईश्वर का स्वरूप ही है, एवरी ऑर्गेनिज्म, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो मेरी स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं वो लेवल की है कि मैं ह्यूमैनिटी में या बीइंग्स ऑफ नेचर में ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ। दूसरा ये भी है कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पे आजकल सप्रेशन भी बहुत हो रहे हैं। मतलब मैंने लोगों को ये सुनते हुए देखा है कि मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ, तो अभी तो ना
मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मेरे तो सारा सब कुछ मेरा ठीक हो गया, मैंने तो जिन्होंने मेरे से चीट किया सबको मैंने माफ़ कर दिया है, सब ठीक हो गया है। तो एज अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर भी मैंने देखा है कि स्पिरिचुअलिटी से बहुत डिसएसोसिएशन, नंबिंग हो रहा है। लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम पे अपने जो अंदर जो कचरा दबाए रखा है उसको देखना ही नहीं चाहते। उनको लग रहा है कि कचरा है ही नहीं, उनको कचरे के ऊपर स्पिरिचुअलिटी की कारपेट लगा रखी है। और फिर यही लोग जब हमारे पास आते हैं, फिर मैं बोलती हूँ अच्छा आप 10 मिनट के लिए मुझे बताओ ना, आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग किया तो आपको कैसा लगा, क्या हुआ था। वो 10 मिनट में तो उनकी सारी स्पिरिचुअलिटी खिड़की के बाहर चली जाती है, और उनके अंदर जो गुस्सा, जो फ्रस्ट्रेशन, जो उनका बॉडी ऐसे हो जाता है, पता चल जाता है कि ये मतलब प्रोसेस ही नहीं हुआ है। तो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे आप इमोशंस को जब दबाते हो, प्रोसेस नहीं करते हो, शरीर के अंदर दबाए रखते हो, तो उससे भी शरीर का नुकसान होता है। तो मेरे हिसाब से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी इसलिए मुझे अच्छी लग रही है क्योंकि मैंने ये सारा प्रोसेस किया, मैंने थेरेपीज ली, मैंने खुद पे काम किया, लोगों पे काम किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एम्प्टी वेसल हो जाते हो आप, तब जो स्पिरिचुअलिटी होती है, तब आपका जो कनेक्शन आता है, इट्स लाइक अ पाइप, अगर पाइप में कचरा है तो आप गंगा जल भी डालोगे तो कचरे वाला ही गंगा जल बाहर निकलेगा, राइट। बट अगर आपने पाइप साफ किया है तो फिर आप गंगा जल डालोगे तो गंगा जल निकलेगा। तो पाइप क्लीन करना बहुत जरूरी है। वेद व्यास जी ने बड़ी प्यारी डेफिनेशन दी थी, हाँ which जी। is pretty much aligned to your definition as well, that आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अर्थात डू नॉट डू टू अदर्स that you would not like to do unto you. करेक्ट, एब्सोल्युटली। आप जैसा चाहते हो कि लोग आपके साथ व्यवहार करें, वैसा ही वैसा व्यवहार आप करो। दैट्स द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और वही शास्त्र ने भी दी है। अब जब आप ये शेयर कर रही थी तो एक थॉट, एक प्रश्न जगा, अपार्ट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी एंड एवरीथिंग, ये इमोशन स्टोर वाली जो बातें हैं, हाँ। हम तो यही पढ़ते थे जब छोटे थे, इमोशन आइदर आप सप्रेस करो या एक्सप्रेस करो। हाँ, ये स्टोर भी होती है। सप्रेस मतलब स्टोर, वही suppress सप्रेस मतलब मतलब स्टोर के दबाए रखी। इनफैक्ट बच्चों को ऐसा भी कहा जाता है ना कि गुस्सा मत करो, गंदे बच्चे गुस्सा करते हैं, रो मत, अच्छे बच्चे, स्ट्रॉन्ग बच्चे रोते नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो बॉडी का एक नीड है, देखिए एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, सैडनेस है, ये हर जानवर और इंसान की नीड है इसको एक्सप्रेस करना। जानवर अपनी तरह से एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि उनमें विज्ञानमय कोश नहीं होता, डिस्क्रिशन नहीं होता है। इंसान में डिस्क्रिशन होता है तो वो एक्सप्रेस करने के तरीके बदलते हैं। बट अगर हम वो डिस्क्रिशन यूज करके सप्रेस करें तो हर इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी, एक एनर्जी होती है, वो जब हम दबाते हैं तो वो एनर्जी को हम दबाते रहते हैं। तो दो चीज होती है, एक तो जितना आप सप्रेस करो उतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है उसको दबाए रखने का। जैसे वॉल्केनो में क्या होता है, अगर आप वॉल्केनो के ऊपर ढक्कन रख दो तो कभी तो वो टूट के बाहर निकलेगा। तो इमोशन सप्रेस करने से एक तो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है, और जो अंदर इमोशंस भरे रहते हैं उसमें अंदर बॉडी में जो इम्बैलेंसेस होना शुरू हो जाते हैं, उससे हेल्थ इश्यूज होते हैं। और जब ये इमोशंस हम निकालते हैं, अब गलत तरीके से निकालते हैं, जैसे मुझे गुस्सा आया तो मैंने आपको 2 झापट लगा दिया, आपको मुक्का मार दिया, तो उसमें आपको तकलीफ होगी, मुझे नहीं होगी, मैं तो खाली हो गई, बट आपको इश्यू होगा। तो बचपन से मेरा मानना है कि इमोशंस को हमें एक्सप्रेस करना चाहिए, बट किस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए वो अगर हम सीखें ना तो काफ़ी हमारे समाज की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएगी। बिकॉज फिर हमें कुछ दबाना नहीं पड़ेगा या तो गलत जगह पे निकालना नहीं पड़ेगा। ज्यादातर फॉर्मल एजुकेशन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हाँ, क्या सही, क्या गलत, करेक्ट, उसके बारे में भी बात करते हैं, हाँ, लेकिन किस तरह से करना चाहिए वो तो कोई सिखाता ही नहीं है। अब मान लीजिए प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मान लीजिए आपको गुस्सा आ गया, राइट, तो आप उसको किस तरह से एक्सप्रेस करोगे? ओके, तो 2-3 चीजें हैं। तो मैंने सेल्फ वर्क इतना अभी किया है कि मुझे बहुत कम गुस्सा आता है। एक्चुअली मेरा अभी ये सिचुएशन है कि 90% ऑफ द टाइम मैं गुस्सा इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे करना है। तो एक कॉन्शियस गुस्सा करती हूँ मैं, जस्ट टू कि जब कोई चीज, कोई इंसान बार बार कहो माने नहीं तो गुस्सा दिखाना पड़ता है। तो गुस्सा मेरा बॉस नहीं है, मैं गुस्से की बॉस हूँ। मीन्स आई कैन यूज एंगर टू कम्युनिकेट माई पॉइंट, बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ सेल्फ वर्क। और मैं इसमें एक चीज, अगर आप गुस्से की बात कर रहे हो तो मैं थोड़ा सा इसमें एक एनालॉजी देना चाहूंगी कि समझो अगर मैंने ये ग्लास है, इसमें मैं हर रोज 5-5 ग्राम गन पाउडर भरती हूँ, हाँ, और आपको तो बाहर से लगेगा कि हाँ बड़ा अच्छा मतलब डिजाइन वाला ग्लास टेबल पे पड़ा है, और ये पूरा गन पाउडर से भरा हुआ ग्लास टेबल पे पड़ा है, और अभी बाहर से एक समझो स्पार्क आया तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा, ग्लास को भी डैमेज होगा, आपको, हमें डैमेज होगा। और फिर आप सोचोगे कि यार देखो ग्लास 6 महीने से तो पड़ा था, कुछ भी नहीं हुआ, पर ये
स्पार्क आया ना इसलिए ब्लास्ट हुआ ग्लास में, राइट? और मैं क्या कहूंगी कि नहीं भाई, तो आप क्या कहोगे कि भाई स्पार्क बंद करो, स्पार्क बंद करो, कहीं से भी है पूरा रूम सील करो कि अंदर स्पार्क ना जाए। और कोई और कहेगा कि नहीं भाई इसमें गन पाउडर है इसलिए वो हो रहा है, तो गन पाउडर निकाल के आप गाय छाप बेसन डाल दो, फिर आपको स्पार्क का कोई टेंशन रहेगा ही नहीं। कितना भी स्पार्क आए क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो गन पाउडर है वो हमारे खुद के अनुभवों की फाइलें हैं जो इमोशनली चार्ज्ड है। अब ये फाइलों को जब हमने गन पाउडर की तरह दबाए रखा है, जो हमने सप्रेशन की बात की थी कि यार मैं 5 साल की थी, टीचर ने बहुत डांटा, टीचर को मुझे कुछ बोलना था मैं बोल नहीं पाई, घर आके मम्मी ने कुछ बोला, मम्मी को बोलना था मैं बोल नहीं पाई, तो जितनी बार मुझे गुस्सा करना था, फ्रस्ट्रेशन दिखाना था या मुझे कुछ कहना था और मैं कह नहीं पाई, मैंने दबा दिया। ये हो गया गन पाउडर। अब जब कुछ भी होता है तो ब्लास्ट हो जाएगा व्हेन आई डोंट वांट इट, व्हेन आई लीस्ट एक्सपेक्ट इट, राइट? उसको हम एंगर आउटबर्स्ट कहते हैं। तो पहला तो ये कि अगर आपने गन पाउडर खाली कर दिया है अपने पे काम करके, अपनी फाइलें चेंज करके, जो भी जिस स्पिरिचुअलिटी से, रिलीजन से, जिस भी तरह से, तो फिर गुस्सा आपको कम आएगा। और अगर गुस्सा समझो कि एक आधा बार मुझे बहुत जोर का आ भी गया तो मैं एक्सप्रेस कर लेती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वायलेंट हो जाती हूँ, ऐसा पर्सनालिटी नहीं है मेरा, पर जिसके ऊपर गुस्सा है मैं कभी कभार, बहुत रेयरली आता है तो मैं कह देती हूँ जो भी मुझे कहना है, और फिर बाद में थोड़ा शांत होके फिर मैं बैठ के सॉर्ट आउट कर लेती हूँ कि अभी इसमें क्या करना चाहिए। मैं अपोलोजाइज ज़रूर करती हूँ, देखिए मैं भी इंसान हूँ, तो 100% तो कभी मैं नहीं कहूँगी कि मैं इसमें 100% पास हो जाती हूँ, पर 90% से पास हो जाती हूँ, और 10% कभी कभी हो जाता है स्लिप, तो आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट। और मैंने ये भी देखा है कि जब गुस्सा आता है ना मुझे, तो फिर मैं यूजुअली बैक ऑफ कर देती हूँ। जैसे बच्चों के साथ स्पेशली आर्ग्यूमेंट हुई, स्टाफ के साथ, फिर मैं हमेशा कहती हूँ ओके बाद में बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ तक आ गया है, अगर कुछ बोला तो बाद में रिग्रेट, गिल्ट की बात आएगी, तो उससे अच्छा है कि बैक ऑफ कर दो। तो बच्चों को भी सिखाया है कि भाई अगर ऐसा कुछ लगे ना कि अभी कुछ भी निकलेगा तो बैक ऑफ कर दो भाई, बाद में कम बैक अगेन एंड टॉक। ओके, ये वर्ड आपने यूज किया, फाइल के ऊपर काम करना। हाँ, तो कौन कौन से तरीके हैं? अच्छा, आपने किस तरह से इन सब के ऊपर काम किया, और व्हाट आर दी ऑप्शंस यदि कोई करना चाहे अपनी फाइल्स के ऊपर काम? तो हाँ, तो देखिए ये समझना कि फाइल मतलब क्या। फाइल मतलब आपकी मेमोरी, राइट? आपका पास्ट है क्या? आपका पास्ट है जो आप रिट्रीव करते हो इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी। हाँ, अब ये मेमोरी जो है वो हमारे बॉडी में रहती है। बॉडी इम्प्लिसिट मेमोरी इसको बोलते हैं। 2 किस्म की होती है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब समझो मैं आपको पूछूं कि आपने साइकिल चलाते हो? अच्छा, कब सीखे आप साइकिल? नॉट एक्जेक्टली रिमेम्बर, सीख गए। कौन सी उम्र में अप्रोक्सीमेटली? 7 ईयर्स। किसने सिखाई थी? माय अंकल ने। और कहाँ पे सीखे थे आप? रोड पे। आपको याद है कौन से कलर की साइकिल थी? हाँ, तो ये एक्सप्लिसिट मेमोरी हुई। नैरेटिव, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, किसने सिखाया, कब था, क्या उम्र थी। पर मैं कुछ भी पूछे या बोले बगैर आपको आज साइकिल पकड़ा दूं और आप साइकिल चलाने लगो, वो हुई इम्प्लिसिट मेमोरी, नॉन वर्बल बॉडी मेमोरी। आपके बॉडी को कुछ सोचने की, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप साइकिल लोगे और आप चलाना शुरू कर दोगे। ऑटो मोड पे हो गई। ऑटो मोड पे, ऑटोमेटिक मसल मेमोरी बोलते हैं, बॉडी मेमोरी बोलते हैं, इम्प्लिसिट मेमोरी बोलते हैं। अब ये जो गन पाउडर है ना वो इम्प्लिसिट मेमोरी में होता है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। जैसे हमारे पास बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं कि मैम मैंने इतनी सारी सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ी है, इतना सब मैंने किया है, पर पता नहीं वो मेरी बीवी वो एक डायलॉग बोलती है ना तो सारी मेरी विजडम बाहर चली जाती है और मैं ब्लास्ट हो जाता हूँ। मतलब क्या है कि लॉजिक को भी हाईजैक कर देता है ये ऑटोमेटिक फाइल, क्योंकि इतना प्रोग्राम पावरफुल है कि कुछ बोले समझे बगैर अनकॉन्शियसली वो रिट्रीव हो जाती है फाइल, राइट? अब ये फाइल कौन से फॉर्म में होती है? एज अ पिक्चर। जैसे आपने मेमोरी याद की कि भाई एक इमेज होती है कि साइकिल इस कलर की थी या इसने सिखाई थी, तो एज अ पिक्चर होता है। फिर एक एज अ फीलिंग होता है कि साइकिल चलाने के टाइम आपको क्या फीलिंग आई, तो इट इज अ फीलिंग और अ बॉडी सेंसेशन, राइट? कई बार साउंड से भी मेमोरी जुड़ी होती है। जैसे मैंने ये गाना सुना तो मेरी बचपन की याद आ गई। कई बार टेस्ट से भी जुड़ी होती है। तो जो फाइल का फॉर्मेट है वो है इमेज, फीलिंग, सेंसेशन, साउंड, टेस्ट। अब ये फॉर्मेट में आपकी मेमोरी लगी हुई है। ये मेमोरी ट्रॉमा की हो, नेगेटिव की हो, जो हम कह रहे हैं गन पाउडर वाला हो, राइट? इसको हम रिट्रीव करते हैं
रिट्रीव मतलब जैसे आपको कहते हैं कि चलो क्या हुआ था, ये हुआ था, और जब मेमोरी वो स्टेट में आती है, रिट्रीवल स्टेट में, उसको हम रिकंसोलिडेट कर देते हैं, उसका एसोसिएशन ही बदल देते हैं। ये हम हिप्नोथेरेपी द्वारा करते हैं, ये हम इनर चाइल्ड द्वारा करते हैं, ये हम एक और टेक्निक है जिसको कहते हैं रिकंसोलिडेशन ऑफ ट्रॉमा मेमोरी, RTM, जिसके बारे में अभी रिसेंटली यूके में पब्लिश रिसर्च हुआ है कि ट्रॉमा के विक्टिम्स के लिए सबसे इफेक्टिव इज RTM। तो यही है कि न्यूरोसाइंस के पर आधारित टेक्निक है कि भाई जब आपका जो मेमोरी लेबाइल स्टेट में, वो 6 घंटे में लेबाइल स्टेट में होता है, जब आप वो मेमोरी रिट्रीव करते हो बॉडी में से, उसमें आप 6 घंटे में रिकंसोलिडेट कर दो। देखिए सब मेमोरी तो एसोसिएटेड होती है, यू एसोसिएट एवरीथिंग विद समथिंग, दैट्स हाउ यू स्टोर मेमोरी। हम क्या करते हैं, वो एसोसिएशन बदल देते हैं। जैसे आपने अगर बचपन में कुत्ता काटा तो आपका एसोसिएशन हो गया कि कुत्ते तो सब काटते हैं, कुत्ता मतलब स्कैरी, कुत्ता मतलब डर। हम क्या करेंगे, आपकी वो कुत्ते काटने वाली मेमोरी को रिट्रीव करेंगे इन अ सेशन, और फिर कुत्ता मतलब पीस, कुत्ता मतलब लव, कुत्ता मतलब कामनेस, कुत्ता मतलब मैं कुत्ते को देखूंगा तो लोटस के बारे में सोचूंगा, ऐसा जो भी आप चाहे ऐसा एसोसिएशन हम चेंज कर लेंगे। अभी जब आप कुत्ता देखोगे तो आपको या तो लोटस याद आएगा, या तो आपको वो शांत बीच वाला हॉलिडे याद आएगा, या तो आप एकदम चॉकलेट याद आएगी, जो भी है, बट आपको वो फियर नहीं याद आएगा क्योंकि हमने एसोसिएशन बदल दिया है। तो इस तरह से हम फाइल को न्यूट्रलाइज करते हैं। हम डिलीट नहीं कर सकते आपकी मेमोरी। सी, डिलीशन इज नॉट इन आवर हैंड्स अनलेस हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम है, डिलीशन नहीं हो सकता है, पर प्रोग्राम जरूर बदल सकता है, उसका एसोसिएशन चेंज होता है। तो ये सारी चीजें करके जो मैं कहती हूँ कि सेल्फ वर्क किया है मैंने इतने सालों में, तो यही किया है बस। यदि आपको दिक्कत ना हो, आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पेनफुल मेमोरी क्या थी? नहीं, काफ़ी पेनफुल मेमोरीज है मेरी तो। मेरा पोस्टमार्टम डिप्रेशन, मेरा जो सेकंड सन पैदा हुआ, मैं जापान में 1 महीने का था तब लेके गई थी। बॉम्बे में मैं तब वेडिंग प्लानर थी, फुल मैं काम करती थी लास्ट डे तक, इतनी बिजी थी, मेरे घर पे हेल्प थी, और सडनली मैं जापान गई 2 बच्चों के साथ, एक 4 साल की बेटी, 1 महीने का बेटा, और सारा घर का काम करना, एक गृहिणी बन जाना, और जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन, तो वो 1 साल मेरे लिए बहुत 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 ही ख़राब था। अभी जब उसको याद करती हूँ, अभी मेमोरी है, पर अभी वो मुझे इतना ट्रिगर नहीं होता है, बिकॉज उसके ऊपर मैंने काफ़ी काम किया था उसी समय। जैसे मैंने कहा, इट वॉज अ डार्केस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ, जब मुझे ऐसा लगा था कि क्या पर्पज़ है अभी। तब उस जमाने में पोस्टमार्टम डिप्रेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, हमें तो डिप्रेशन क्या है यही पता नहीं था ऑनेस्टली। अभी सबको पता चल रहा है कि हार्मोन्स की वजह से ये सब होता है, पर तब यही था कि मेरे हस्बैंड की ट्रैवलिंग जॉब थी, महीने में 3 हफ्ता वो बाहर होते थे। आई वॉज अलोन विद 2 स्मॉल किड्स इन अ न्यू कंट्री, वेदर इतनी 4 बजे अंधेरा हो जाता था। तो आई वेंट थ्रू सो मच ऑफ डिप्रेशन, सो मच ऑफ नेगेटिविटी। कई बार ऐसा मुझे लगता था कि मैं उठूँ ही ना 24 घंटे तक घर में, तो बहुत नेगेटिव पीरियड था। बट जैसे मैंने कहा, ये बुक्स पढ़ना, ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं फिर मुझे मेरा एक ग्राउंडिंग मिल गया, जो भी कहो, ऊपर वाले की कृपा बोलो, पास्ट लाइफ कर्मा बोलो, जो भी है, एंड आई वॉज एबल टू कम आउट ऑफ इट। फिर मैंने PNG में जॉब भी की, कॉर्पोरेट जॉब की, देन इट वॉज ऑल गुड। फिर वापस इंडिया आई, तभी 1-2 चीज़ें ऐसी हुई जो बहुत ही मेरे लिए शॉकिंग थी, बहुत ही डिफ़िकल्ट थी, पर उसमें से भी बाहर आ गए। इसलिए मेरे में फेथ बहुत है ऊपर वाले में, कि मुझे हमेशा लगता है कि इतनी सारी चीज़ों में से मुझे निकाला तो अभी तो हो ही जाएगा। मतलब अब ये इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। हाँ, इफ यू कैन एसोसिएट एनी मेमोरी हाँ, विद एनी इंसिडेंट एंड यू कैन चेंज द एक्सपीरियंस, हाँ, करेक्ट, जो फ्यूचर में होगा, करेक्ट, और जो पास्ट का जो पेनफुल एक्सपीरियंस हाँ, था हाँ, वो हाँ, निकल गया। फ्यूचरिस्टिक जो एक्सपीरियंस होगा, वो देयर आर 2 ऑप्शन, इट कैन बी पेनफुल और इट कैन बी प्लेजरेबल। जो आपने जिस तरह से आपने प्रोग्रामिंग किया है, हाँ, उस तरह फ्यूचर का तो हम हमेशा पॉजिटिव फाइल बनाते हैं। अच्छा, सी, जैसे आज मेरे पास एक क्लाइंट आया कि मैम मुझे बचपन में बहुत मारा पीटा गया था, तो अभी ये होता है कि जब भी मैं, कोई भी मेरा सीनियर है, कोई भी अथॉरिटी फिगर है, तो उसके सामने मैं हमेशा घबराता हूँ, डरता हूँ। हालांकि उस बंदे को तो मैं कभी मिला भी नहीं हूँ, सबसे पहली बार ही मैं उसको मिल रहा हूँ, बट वो बचपन का मेरा, जब भी मेरे माँ बाप से मुझे जो डर था 15 साल तक, अभी कोई भी मेरे से अथॉरिटेटिव वाला बड़ा पोजीशन वाला इंसान होता है तो मैं डर जाता हूँ। तो इसमें क्या हुआ, पास्ट की फाइल की वजह से मेरा प्रेजेंट खराब हो रहा है। तो हम वो फाइल को न्यूट्रलाइज करते हैं और फिर नई फाइल बनाते हैं कि अभी मैं जब भी आगे कोई भी अथॉरिटी फिगर तो मिलता हूँ तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ पेश आता हूँ। तो हम
वो भी उस लैंग्वेज में, विजुअल किनेस्थेटिक लैंग्वेज में बॉडी को फील कराते हैं वो फ्यूचर मेमोरी। क्या बात है। जैसे हमने कहा ना कि पास्ट मेमोरी हम हाँ, ऊपर लाते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, निकाल देते हैं उसका जो इमोशनल चार्ज है, गन पाउडर है, फिर हम नई मेमोरी क्रिएट करते हैं, फ्यूचर की नई फाइल क्रिएट करते हैं। मेमोरी तो नहीं कह सकती, फ्यूचर की नई फाइल, वेयर आई अलाउ योर बॉडी टू लिव दैट फ्यूचर दैट यू हैव क्रिएटेड फॉर योरसेल्फ। फैंटास्टिक। कि सोचो, आप बॉडी से फील करो कि आप अगले हफ्ते ऑफिस में गए हो, आपका बॉस उधर बैठा है और आप फील करो कि आपके शोल्डर स्ट्रेट है, आपकी चिन हाई है, आप किस भाषा, किस स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में उनके साथ बात कर रहे हो, उनकी बात सुन रहे हो, तो ये बॉडी को हम रिलिव कराते हैं, बॉडी में नई फाइल्स बन जाती है। और फिर जब बंदा नेक्स्ट वीक चाहता है, बोलता है मैम मुझे तो पता ही नहीं चला, आई वॉज एग्जैक्टली वॉट आई हैड विजुअलाइज्ड। सो थ्रू माइंड प्रोग्रामिंग, यस, थ्रू थॉट programming, yes, basically you create certain changes in the body and the mind, yes, and the mind implicit itself. explicit Yeah, memory, yes. okay, समझ गया। अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। अब मान लीजिए इसी बात को स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लगाते हैं, तो बशीर बद्र का एक शेर था कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। आप सर झुकाओ तो पत्थर, और मूर्ति है क्या, पत्थर ही तो है, करेक्ट। राइट। तो मान लीजिए किसी के रिलीजन का प्रोग्रामिंग ये है कि ईश्वर के प्रति डरना है, हाँ, तो किसी का प्रोग्रामिंग ये है कि नहीं वो तो परम कृपालु है, तो क्या उससे भी उस व्यक्ति की स्पिरिचुअल जर्नी चेंज होगी? मेरे हिसाब से होगी। मैं पर्सनली फियर बेस्ड रिलीजन में नहीं मानती हूँ, या पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि फियर से शुरू में तो काम बन जाता है, पर लॉन्ग टर्म अगर आप कोई भी चीज़ फियर बेस्ड करते हो, चाहे भगवान की पूजा फियर बेस्ड करते हो, चाहे पढ़ाई फियर बेस्ड करते हो, चाहे करियर डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस भी फियर बेस्ड लेते हो, तो वो एक नेगेटिव एनर्जी से उत्पन्न हुई होती है, तो वो कभी लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से सही नहीं होती है। जैसे एक एग्जाम्पल, एक तो मैं क्लास में इसलिए फर्स्ट आना चाहता हूँ क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे फर्स्ट आना है, या मैं इसलिए फर्स्ट आना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लास्ट आने का ह्यूमिलिएशन नहीं चाहिए। सेकंड सिचुएशन में मैं डर से, माय प्रोपेल्शन इज हैपनिंग आउट ऑफ फियर, राइट। मैं पूजा भगवान की इसलिए करूँगी क्योंकि नहीं की तो बाप रे कुछ गलत हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, पाप लग जाएगा, कुछ गलत होगा, तो वो मैं स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिविटी से मैं पूजा कर रही हूँ। पर मैं पूजा इसलिए कर रही हूँ कि भाई जस्ट आई वांट टू बी ग्रेटफुल कि भगवान अभी तक जितना किया थैंक यू सो मच, वो एनर्जी ही अलग है, राइट। तो मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ आप फियर बेस्ड करोगे, इनसिक्योरिटी बेस्ड करोगे, तो शॉर्ट टर्म में आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारे पास बहुत लोग आते हैं जिनका लो सेल्फ वर्थ है, आत्मविश्वास बहुत कम है, सेल्फ डाउट बहुत है। आई वॉज अ पर्सन विद इतना सारा मुझे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और सेल्फ डाउट था, तो उसकी वजह से मैं परफेक्शनिस्ट बन गई। आई बिकेम अ परफेक्शनिस्ट, आई बिकेम एन ओवर अचीवर, बिकॉज इट वॉज लॉट ऑफ सेल्फ डाउट। हमेशा ऐसा लगता था कि आई एम नॉट गुड इनफ, दूसरे मेरे से ज़्यादा अच्छे, दूसरे मेरे से ज़्यादा अच्छे। तो मुझे किया एक पॉइंट तक वो दैट ब्रॉट मी टू अ पॉइंट, पर उसके बाद आई रियलाइज कि इसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो फिर जब मैंने मेरे सेल्फ वर्थ पे काम किया, तो आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऑनेस्टली किसके कितने फॉलोअर्स हैं, किसका कितना व्यूज है, कौन मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, कौन मेंटल हेल्थ में क्या करता है, मुझे जीरो फर्क पड़ता है। मैं देखती भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे अब वो नहीं चाहिए। शायद 10 साल पहले मैं करती कि नहीं इसमें क्या, मेरे से भी अच्छा है तो मुझे ये करना। अभी मुझे ऐसा लगता है करो जितना कर सकते हो करो। रेफरेंस चेंज हो गया। बिल्कुल। एंड आई डोंट थिंक फियर बेस्ड, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि फियर बेस्ड कुछ भी करो तो इट्स नॉट ओके। आदर, प्यार और डर, हाँ, ये तीनों वर्ड अलग अलग है और उन तीनों का अलग अलग मतलब है। अब कल मैं, क्योंकि हमारा ये होने वाला था, हम जानते हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी कभी कभार अति परिचितता कुछ चीज़ों को देखने नहीं देती। सो मैंने इतने ध्यान से आपके पेज को देखा नहीं था, आपकी वीडियोस को नहीं देखा था, तो मैं स्क्रॉल कर रहा था कल रात को और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टैग लाइन मैंने देखी एंड आई वुड रियली लाइक टू कि आप उसके बारे में कुछ बताओ। वो था पहले प्यार फिर सुधार। हाँ, ये मैंने जो पेरेंटिंग बुक लिखी है उसका फर्स्ट गाइडलाइन है, कनेक्शन बिफोर करेक्शन। तो ये पेरेंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में था, बट मैं सोचती हूँ कि हर एक रिश्ते में अप्लाई होता है कि आप हमेशा एज पेरेंट्स, हमें तो हमेशा यही लगता है कि सुधारो सुधारो सुधारो। तो बच्चा सुबह उठता है, ऐसे सोता है, तब तक हम हमेशा जाने अनजाने में, ना चाहते हुए भी सुधारते ही रहते हैं उसको।
इंटेंशन है कि उसको प्रोटेक्ट करे गलतियों से, उसको गिरने ना दे, उसको सफ़र ना करने दे, तो इंटेंशन तो सबका सही होता है, बट हम हमेशा ये नहीं किया, वो नहीं किया, चलो ये ठीक से करो, चलो ये तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक डिस्टेंस आ जाता है। तो जैसे आपने कहा आदर, बच्चा शायद आपको रिस्पेक्ट करेगा, बच्चा शायद आपसे डरेगा, और रिस्पेक्ट और डर से अच्छा बच्चा गुड बॉय भी बनेगा, बट कनेक्शन नहीं बना इसकी वजह से। तो आगे जाके ये गुड बॉय आपके लिए क्या सोचेगा, कितना कनेक्शन रखेगा, कितना आपके लिए उसके मन में प्यार होगा, वो क्वेश्चनेबल है। तो मैं यही मानती हूँ कि अगर आप 10 बार कम्युनिकेशन करो बच्चों के साथ, तो 8 बार तो आपको कनेक्शन बनाए रखना है। और अगर कनेक्शन है तो करेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। क्या बात है। अगर आपको विश्वास है मेरे में कि नहीं ये जो कहेंगे मेरे अच्छे के लिए कहेंगे, तो मैं जो कहूँगी आप सुनोगे, बट वो विश्वास कब आएगा? व्हेन यू कैन ट्रस्ट मी। बच्चों का ट्रस्ट सबसे पहले कब टूट जाता है? एक तो जब माँ बाप उनको डराते हैं, और जब माँ बाप उनके साथ कनेक्ट नहीं करते बट पूरा टाइम सुधारते रहते, तो बच्चों को क्या लगता है यार कौन सुनेगा, एक कान से सुनो दूसरे कान से बाहर। या तो फिर बच्चे रिबेल करने लगते हैं कि इनको तो अभी आदत पड़ गई यार, ये तो बोलते ही, अभी तो मुझे इनको गलत ही कर रहा, अभी तो ये करना ही नहीं है। या तो फिर बच्चे डर के मारे करेंगे, तो डर है तो फिर कनेक्शन तो है ही नहीं, चाहे भगवान के साथ रहो चाहे माँ बाप के साथ रहो। तो मेरे हिसाब से कनेक्शन है। आज अगर मेरे बच्चों के साथ मेरा इतना लगाव है, प्यार है, तो मैं जो कहूँगी चांसेस है कि वो बच्चे ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बट जिन बच्चों को माँ बाप के लिए नफरत है, नफरत भी स्ट्रांग वर्ड है, मतलब उनको लगता है कि क्या यार ये तो है, मतलब ठीक है अभी इनके ऊपर डिपेंडेंट है, तब तक चलाओ, फिर जैसे ही मैं पैसे कमाने लग गया अभी भाई निकलो यहाँ से बाहर, तो उस रिश्ते में कोई फ़ायदा फिर होता नहीं मेरे से। आपने सुधार लिया, आपने बड़ा अच्छा बच्चा पैदा किया, वो टॉपर है क्लास का, समाज में बहुत उसका नाम है, पर अगर उसके दिल में आपके लिए एज पेरेंट्स प्यार ही नहीं है, रिस्पेक्ट की वजह से वो आपके पैसे खर्च करेगा, आपकी ध्यान रखेगा, सेवा करेगा, पर जो प्यार होता है, कनेक्शन, इसके रूट्स मुझे लग रहे हैं काफ़ी गहरे हैं, हमारी संस्कृति में भी उसके रूट्स लगे हुए हैं। तो अभी कुछ दिन पहले हम एक पॉडकास्ट कर रहे थे, तो जहाँ पर जो गेस्ट थे उन्होंने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट दिखाया। उन्होंने ये दिखाया कि यदि हम हमारे कोई भी देवता खास देखें तो सब अप टाइट हैं, सबके पास वो आयुध हैं, रेडी टू फाइट। द ओनली गॉड विच इज लिटिल बिट सौम्य, जो डांस कर रहा है, जो बांसुरी बजा रहा है, दैट इज कृष्ण। अदरवाइज हमारे सभी देवता देखो आप, तो हमें यही सिखाया गया है कि जो बड़े हैं वो टाइट होंगे, जो बड़े हैं वो किसी तरह से डिसएसोसिएटेड होंगे। द वर्ड इज कॉल्ड डिसएसोसिएटेड। एंड नाउ यू आर टॉकिंग कि यदि किसी में सुधार लाना ही है तो कनेक्शन, तो फर्स्ट थिंग इज कनेक्शन। तो यदि हम हाथ से ट्राई करेंगे तो शायद आहिस्ता आहिस्ता वो हाँ सी मेरे बच्चों पे भी मैंने देखा है कि जब कनेक्शन होता है ना, तो उनको क्या रहता है कि उनको वो आपकी मजाक भी कई बार कर लेते हैं, बट आप जो कहते हो ना उसका थोड़ा सा वो उनके प्यार की वजह से वो सुनेंगे आपकी बात। उनको डिसिप्लिन करना टीनेज ईयर्स में, बड़े एज में भी उनके साथ बातचीत करना थोड़ा आसान बन जाता है। जिन बच्चों में पेरेंट्स के लिए डर है, रिस्पेक्ट है, वो डर की वजह से ना डिसेप्शन आ जाता है, कई बार हिपोक्रेसी आ जाती है। उनको ये लगता है माँ बाप को ये चीज़ तो बता ही नहीं सकते बाबा, उनको पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, पेरेंट्स को तो ये कह ही नहीं सकते। तो इसी चक्कर में फिर गलत चीज़ें होती हैं, पेरेंट्स को पता नहीं चलता है, विश्वास टूटता है। तो यदि कोई बच्चा कोई चीज़ें छुपा रहा है, हाँ तो उसका अर्थ ये हुआ दैट वो कनेक्शन इज मिसिंग। यस, 100% ट्रस्ट इज मिसिंग, क्योंकि उसको ये विश्वास ही नहीं है कि अगर मैं बताऊंगा तो मेरे माँ बाप या तो ये डाइजेस्ट कर पाएंगे, या तो फिर माँ बाप इसका कुछ मेरे को मारेंगे पीटेंगे नहीं। नॉर्मली बच्चे झूठ क्यों बोलते, बच्चे छुपाते क्यों? 2-3 कारण। एक तो उनको खुद का सेफ्टी का इशू लग रहा है कि यार अभी बोला तो पिटेंगे तो मुझे ही मार पड़ेगी, तो बोलना ही नहीं। या तो उनको ये लगता है कि माँ बाप को दुख होगा, आज मेरे माँ बाप को मैंने कुछ बताया, उन्होंने पता चला तो उनको दुख होगा, राइट। और तीसरा उनको बस यही है कि कई बार टीनेजर्स में ऐसा है कि क्या जरूरत है बताने की, दिस नॉन ऑफ देयर बिजनेस, बिकॉज कनेक्शन नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये जो है ना, पेरेंट्स जब हम अपना रिएक्शन मैनेज करते हैं तो बच्चों को विश्वास आता है कि इनको कुछ कह सकते हैं। अगर आज मैंने आपको कुछ सीक्रेट बताई मेरी, और आपका रिएक्शन ऐसा हुआ कि हाय बाप रे ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने ऐसा क्यों किया, हे भगवान अभी क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम मैं 10 बार सोचूंगी कि यार इनको क्यों बताना है भाई, राइट। बट अगर आपका रिएक्शन ऐसा रहा कि अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसा भी हुआ, अच्छा अभी क्या कर सकते, तो आई विल फील सेफ।
तो पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं बच्चों की बातचीत पे, छोटे हैं तब से, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि बच्चा उनके साथ कंफर्टेबल रहेगा, सब कुछ शेयर करेगा, कि बच्चा झूठ बोलना सीखेगा, छुपाना सीखेगा। बहुत फर्क है। हाँ, ये बहुत बिग डिफरेंस है। इसलिए पेरेंटिंग का सबसे पहला स्टेप है सेल्फ वर्क। पेरेंट्स को खुद ही अपने आप पे काम करेंगे ना, तो उनको बच्चों को तो ठीक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पेरेंट्स हमारे पास बच्चे लेके आते हैं तो हमेशा 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों को तो हम पेरेंट्स को ही बोलते हैं आप काम करो, बच्चा ठीक हो जाएगा। और हमेशा ऐसा होता है, यही पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ मैम, हमने अपने आप पे काम किया तो अभी बच्चे में सुधार दिख रहा है, बच्चा बदल रहा है, बच्चे का रिएक्शन बदल रहा है, क्योंकि बच्चा तो सिर्फ आप ही का रेफरेंस पॉइंट लेके कर रहा है ना सर। ये बच्चे की बात है, अभी मैं एक दिन पहले वो राजेश रेड्डी का एक शेर पढ़ रहा था, दिल भी जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह। हाँ, दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही उसे चाहिए या कुछ भी नहीं। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर जो आता है, उसके रूट्स चाइल्डहुड से होते हैं या फिर कुछ लोग ही ऐसे होते हैं? दोनों चीजें होती है। एक तो स्वभाव का एक एलिमेंट है, जेनेटिक का भी एलिमेंट है, हमें पता है, संस्कार का भी एलिमेंट है। पर एक्सट्रीम बच्चा तभी होता है कि जब उसके वातावरण में एक्सट्रीम बिहेवियर देखने को मिलती है। सी बच्चा तो हमारे हिसाब से, चलो जीन्स की अपनी जगह है, संस्कार या अपनी जो प्रकृति, अपनी जो उसका प्री डिस्पोजिशन है वो एक अपनी जगह पे है, बट स्टिल उसके अलावा तो बच्चा ब्लैंक स्लेट ही लेके आता है। जितने भी आप इंसान को पूछो कि गुस्सा तुम क्या पैदाइशी से ऐसा करते थे, नहीं। तुम झूठ पैदा हुए तब से बोलते थे, नहीं। मोस्ट ऑफ द इश्यूज पीपल हैव, दे नो कि पैदा व्हेन आई वाज बोर्न ये नहीं था। इसका मतलब ये कि पैदा होने के बाद एनवायरनमेंट से ही आया है, राइट? एनवायरनमेंट मतलब माँ बाप या फैमिली मेंबर्स या स्कूल टीचर वगैरह। तो जब एनवायरनमेंट में बड़े लोग एक्सट्रीम बिहेवियर करते हैं तो बच्चे एक तो उनसे सीखते हैं। अगर पापा ही हर रोज चिल्लाते कि कितना गंदा खाना है, ऐसा कौन खाना बनाता है, नमक कम है, तो बच्चा भी सीखेगा पिकी ईटर बनना, कि आज मुझे नहीं खाना, आज दाल गंदी है, पतला है, चावल नहीं है। या तो फिर बच्चा एक्सट्रीम बिहेवियर इसलिए करता है क्योंकि दो तीन चीजें एक तो समझनी है कि बच्चे आजकल पेरेंट्स ना वो ये मानते हैं कि भाई हमारा जो 30-40 साल का जो दिमाग है वही हमारे बच्चे का है। ऐसा नहीं है। बच्चा एक बार में सुनता नहीं, तो बच्चा नहीं एक बार में समझता है। बच्चे का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो 27-28 साल तक डेवलप हो रहा है। इट इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड एट बर्थ। तो पहले तो छोटे बच्चे होते हैं 3-4-5 साल तक, उनको 10 बार बोलना पड़ता है, जो आज के पेरेंट्स में पेशेंस नहीं है। तो उनको समझाना पड़ता है। किसी एक बच्चे को अभी ब्रेन कैपेसिटी नहीं है कि आप एक बार में बोलो तो वो समझ जाए। दूसरा, बच्चे ये भी नहीं समझते कि मेरी एक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या है, क्योंकि एक्शन और कॉन्सिक्वेंस समझने का जो ब्रेन सेंटर है वो लेटर डेवलप होता है। तो आज मैंने मेरे दोस्त को थप्पड़ मारा तो दोस्त रोएगा, ये एडवांस में सोचने की बच्चे में एक क्षमता नहीं है। आप बच्चे को बोलोगे भी कि तुमने हाथ डाला ना तो जल जाओगे, फिर भी उसको समझ नहीं आएगा, वो फिर भी हाथ डालेगा। तो पेरेंट्स को समझना, थोड़ा ब्रेन के बारे में समझना चाहिए। पेरेंट्स की अपेक्षा इतनी होती है कि मेरा बच्चा तो मतलब मैंने उसको भाषण दे दिया मेरे 30 इयर्स की विजडम वाला और मेरा 3 साल का बच्चा वो भाषण समझेगा। वो नहीं समझते हैं बच्चे। तो बच्चे के साथ काम लेना है तो पहले तो ये समझना है कि उनको 10 बार चीज़ें बोलनी पड़ती है। वो 10 बार नहीं सुनेंगे तो 11वीं बार भी शांति से बोलना पड़ता है। उनको चीज़ें करके दिखाना पड़ता है कि देखो ऐसा होगा तो ऐसा, देखो यहाँ टच करो चलेगा। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, देन चिल्ड्रन अंडरस्टैंड। बट इफ चिल्ड्रन हैव बीन ब्रॉट अप बाय पेरेंट्स जो खुद बहुत एंशियस है, जो खुद बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, उनकी शादीशुदा जिंदगी में भी किचकिच चल रही है, मम्मी की सास के साथ किचपिच चल रही है, मम्मी को खुद के इश्यूज हैं, गुस्से के, एंजाइटी के, तो फिर वो बच्चे तो वहीं से पकड़ लेते हैं। आई थिंक अब रेडी ना हो तो बेहतर है बच्चा मत लाओ। 100%, क्योंकि बच्चे वहीं से सीखते हैं। और अगर यही बच्चा समझो कोई और फैमिली में बड़ा हो जहाँ पे सब लोग शांत है, रिलैक्स्ड है, पीसफुल है, तो ये बच्चे का स्वभाव 100% अलग ही होगा। हाँ, थोड़ा बहुत बेसिक नेचर, बट अभी तो ये कहते हैं एपिजेनेटिक्स का स्टडी ये कहता है, पहले हमने बीच में अभी तक अप अंटिल 20 ईयर्स हमने तो यही समझा था कि वी आर अ स्लेव टू अवर जीन्स, मतलब हमारा जीन्स है वही हमारा ब्लूप्रिंट है और उसी के हिसाब से हम चलेंगे। बट अभी एपिजेनेटिक्स का स्टडी ये कहता है कि आपको चाहे जीन का प्रीडिस्पोजिशन हो, आपके जीन्स में कैंसर होने का प्रीडिस्पोजिशन है, बट अगर आप अपना वातावरण बदलते हो तो वो जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। ब्रूस लिप्टन। यस, इमोशंस। तो एग्जैक्टली, सो इफ योर चाइल्ड हैज अ प्रीडिस्पोजिशन टू बीइंग एंग्री, अगर आपके बच्चे को ऑलरेडी, हाँ इसके तो दादा भी गुस्से वाले थे, पापा भी गुस्से वाले, परदादा भी गुस्से वाले थे, तो ये गुस्से वाला ही होगा।
समझो ऐसा भी है तो भी अगर आप बच्चे को अलग तरीके से एनवायरनमेंट देते हो तो वो बच्चा ज़रूरी नहीं है कि वो गुस्से वाला बने। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा फ़र्क है, हम्म, बहुत बड़ा। तो बच्चे के एक्सट्रीम बिहेवियर इसी से आते हैं, या तो बच्चे को अटेंशन नहीं मिलता है या बच्चे के ऊपर प्रेशर है। दूसरा, पेरेंट्स को ये समझना कि बच्चे के पास एक्सप्रेशन नहीं है। सी बच्चों के पास वोकैबुलरी नहीं है, True. खुद के इमोशन समझ नहीं पाते। तो जब बच्चे जब मिसबिहेव करते हैं तो पेरेंट्स ये मानते हैं कि मेरा बच्चा ही गंदा है, बट एक्चुअली मिसबिहेवियर के पीछे क्या है वो पेरेंट्स अगर समझेंगे, क्योंकि 5 साल का बच्चे के पास समझ नहीं है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, कि मुझे दुख हो रहा है, कि मुझे जेलसी हो रही है, कि मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है, कि मुझे डर है। वो उसको समझ नहीं है व्हाट टू लेबल इट। उसके पास शब्द भी नहीं है ये एक्सप्रेस करे। तो बच्चा कैसे एक्सप्रेस करेगा? कुछ फेंकेगा, कुछ चबाएगा, कुछ तोड़ेगा, कुछ फोड़ेगा, राइट? वही करेगा बच्चा, या तो गोल गोल भागेगा रूम में पागलों की तरह। तो पेरेंट्स को लगता है कि ये क्या है, मेरा बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। पर पेरेंट्स ये नहीं समझते कि हर मिसबिहेवियर के पीछे क्या हो सकता है जो बच्चा नहीं व्यक्त कर पा रहा है। लेकिन जब आप ये शेयर कर रहे थे तो मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि तो हालत सभी की अभी भी नहीं है। आज भी आई एम नियर टू माई 50s, मुझे लग रहा है कि देयर आर सर्टेन इमोशंस जिनका नाम मैं दे ही नहीं पा रहा हूँ। करेक्ट। तो जब मैं नाम नहीं दे पा रहा हूँ तो आई हैव ओनली 3 or 4 रिएक्शंस। आइदर मैं प्यार उसका नाम दूंगा, या फिर अफेक्शन नाम दूंगा, या एंगर नाम दूंगा। हाँ, करेक्ट। सो व्हाट इज द राइट वे? किस तरह से? सी, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि लेबल होना ही चाहिए, पर हम एडल्ट्स में और बच्चों में ये फर्क है कि हम किसी तरह से भी उस इमोशन का शायद प्रोसेस कर लेते हैं, या हमारे में इतनी तो पावर है कि हम उसको किसी पे निकाल देते हैं, बच्चों पे, बीवी पे, काम वाले पे, किसी के भी। पर बच्चों के पास वो फ्रीडम नहीं होता है, इसलिए बच्चे जो है वो मिसबिहेव करते हैं, राइट? तो मेरे हिसाब से इमोशनल वोकैबुलरी भी डेवलप करनी चाहिए। एक्चुअली स्कूल्स में ये सिखाते ही नहीं ना। स्कूल्स में वो 2 साल 3 साल की उम्र के बच्चों को टेबल सिखाते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं, सब सिखाते हैं, बट 2 मिनट बच्चे को बैठ के अगर बोला जाए कि तुमको अभी क्या हो रहा है, शरीर में कुछ हो रहा है, अभी तुमको देखो ये चीज़ देख के डर लग गया, तो कहाँ डर लगा, या ये डर तुमको कहाँ फील हो रहा है बॉडी में, इसको डर कहते हैं। तो ये थोड़ा सा अवेयरनेस लाए तो शायद हमारे पास एडल्ट्स भी थोड़े ज़्यादा फंक्शनल हो और हमको थोड़ा क्लाइंट्स कम मिलेंगे तो अच्छा है। क्योंकि इतने एडल्ट्स हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है अपने इमोशंस, वो समझ नहीं पाते। तो अगर समझ नहीं पाते तो कंट्रोल और मैनेज कैसे कर पाओगे? अगर आपको कोई चीज़ को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, तो पहले समझने की ज़रूरत है ना कि मुझे हो क्या रहा है। आजकल लोग यहाँ से बहुत स्ट्रांग हैं इंटेलेक्चुअली, पूरी की पूरी किताबें आपको पढ़ के दिखा देंगे, दुनिया भर का ज्ञान देंगे, इंटेलेक्चुअली इतने स्ट्रांग है, बट आप उनको पूछो कि आपको क्या फील हो रहा है, आपकी जब बच्चे ऐसा करते हैं तो आपको बॉडी में, मन में क्या हो रहा है, उनको नहीं समझ आता है। उनके उसके लिए लॉजिकली वो मुझे 10 सेंटेंसेस बोलेंगे कि आई थिंक ही इज़ डूइंग दिस बिकॉज ऑफ दिस एंड आई थिंक इट इज़ कमिंग फ्रॉम हियर, इट इज़ कमिंग फ्रॉम, बट मैं जब पूछती हूँ हाउ डू यू फील अबाउट इट, दिस इज व्हाट डू यू मीन फील, आई डोंट नो व्हाट आई फील। हाँ, वी हैव सो मेनी अडल्ट्स जिनको पता ही नहीं कि फीलिंग क्या है। दे स्ट्रगल, हमें दिखता है कि स्ट्रगल कर रहे हैं कि मतलब ये क्या है, और एक्चुअली तो फीलिंग हम बॉडी इज अ वेसल, बॉडी में ही सब है। तो बॉडी में क्या है पता ही नहीं है लोगों को, इसलिए फिर डॉक्टर के पास जाके दिखाना पड़ता है। फिर डॉक्टर बोलेगा कि तुम्हारे बॉडी में स्ट्रेस है, तुम्हारे बॉडी में ये है। स्पिरिचुअलिटी का क्या, किस माध्यम से इन सब चीज़ों को टैकल किया जा सकता है? मान लीजिए किसी को चाइल्डहुड ट्रॉमा हो चुका, एब्यूजिव फैमिली थी, या फिर ऐसा मान के चलो, एब्यूजिव क्यों लेते हैं, अच्छा मान के भी ले कि किसी की वेरी सपोर्टिव फैमिली थी। अब कभी कभार हम ये भी सुनते हैं, ये क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ाता हूँ, दैट समटाइम्स यू नो, यदि अपब्रिंगिंग की सब कुछ होता तो फिर तो राम के संतान राम जैसे ही होने चाहिए, या फिर जो सेलिब्रिटी है वो तो सब ध्यान रख ही रही है, तो उनके बच्चे तो उनसे भी ज़्यादा बेहतर ही होने चाहिए। व्हाट्स योर इनटेक? हाँ, तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि जस्ट बिकॉज एक बंदा सक्सेसफुल है, सेलिब्रिटी है या फेमस पर्सन है, इसका मतलब ये नहीं कि एज अ पेरेंट वो फेमस है या अच्छा है। जैसे महात्मा गांधी जी को ही देख लो, पूरा देश उनको फादर ऑफ द नेशन कहता है, पर उनके खुद के बच्चों के लिए ही वॉज नॉट अ गुड फादर। उनके खुद के बच्चे कहते हैं वन चाइल्ड इज एन अल्कोहलिक, वी नो द थिंग, राइट? तो पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जो लोग सक्सेसफुल है, महान लोग है, ज़रूरी नहीं है कि वो महान लोग
एज अ पेरेंट भी महान होंगे। हमने तो देखा है कि बहुत सामान्य पेरेंट्स कई बार बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर लेते हैं, सब्जी वाले या दुकान में, जो हमको लगता है कि इनमें क्या अकल होगी, बट ये लोग शायद एज पेरेंट्स बड़े अच्छे होते हो। अगर आप बच्चे को इंडिपेंडेंस दे सकते हो, बच्चे को फ्रीडम दे सकते हो, बच्चे को गलतियां करने देते हो, बच्चे के लिए आप हमेशा हो अपने सारे अनकंडीशनल लव के साथ, तो वही एक पेरेंटिंग हुआ। बट जरूरी नहीं कि महान लोग ये कर पाते। तो पहले तो मैं यही कहूँगी, महान लोग इज नॉट इक्वल टू गुड पेरेंटिंग। इसीलिए कई बार ये इनफैक्ट क्वाइट ऑपोजिट होता है। हमने तो ये देखा है कि जो लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, महानता की सीढ़ियों पे पहुंच गए हैं, कहीं ना कहीं एक प्राइस तो उन्होंने चुकाई हुई होती है ना। और वो ज़्यादातर वो प्राइस चुकाई होती है फैमिली लाइफ, बच्चों और वाइफ में। अभी बाहर दिखाने के लिए तो सब अपना थप्पड़ मार के गाल लाल करके घूमते हैं, बट अंदर की कहानी कौन जानता है। हम तो वही देखते हैं कि ये 4 गाड़ियां चला रहा है, बंगले में रह रहा है, करोड़ मिलियंस की प्रॉपर्टी है, इसका नेटवर्थ 200 करोड़ 500 करोड़। पर हम देखने गए हैं कि वो फादर अपने बच्चों की हर एक माइलस्टोन में था। क्या वो फादर या मदर अपने बच्चों की लाइफ में, क्या बच्चे उनके ऊपर इतना विश्वास करते हैं कि वो अपने मन की बात बता सके। इसलिए तो हमने देखा है कि कितने महान लोगों के बच्चे इनफैक्ट ऑपोजिट निकलते हैं। इनफैक्ट दे स्ट्रगल विथ एडिक्शंस, दे स्ट्रगल विथ मेंटल हेल्थ इश्यूज। कितने इश्यूज होते हैं इन लोगों के। और कई बार वो महान लोगों के बच्चे इतने महानता को नफरत करते हैं कि दे डू एवरीथिंग टू नॉट बी महान। दे ट्राई देयर बेस्ट टू बी कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ देयर फादर और मदर। ये भी देखा है कि भाई हमें तो नफरत है। फिल्म इंडस्ट्री में ही देख लो, ऐसे होते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स इतने पॉपुलर, हमें तो भाई इससे कुछ लेना देना ही नहीं। तो ऐसे भी होते हैं। सो तो कुल मिला के बात आती है कनेक्शन की। यस, एब्सोल्युटली। जो कनेक्टेड है वही आगे जाके either you are connected to God, then we can name it as a God as a father. spirituality. God as So a father, not we can name it as a spirituality. Correct. And if you are connected with your spouse, then it's called a great relationship. Yes. If you are connected with your children, then it's called great parenting. Correct. अब all the time तो हम connected हो नहीं सकते as a human being. हमारे भी प्लस और माइनस तो आएंगे ही, हमारे भी इमोशंस है, इंडिविजुअल इमोशंस। तो जब आप पर्सनली लो फील करते हो तो कौन सी वो टेक्निक्स होती है जिससे आप अपने आप को वापस उठाते हो कि नहीं आई हैव टू बी इन दैट जोन कि जहाँ पर मैं कनेक्टेड वापस हो जाऊँ? पहले तो मैं लो फील करती हूँ तो मैं लो फील अपने आप को करने देती हूँ थोड़ा टाइम तक। आई डोंट फाइट इट, राइट। तो अपने आप को मैं टाइम देती हूँ कि भाई अभी 1-2 दिन आई हैव टू, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि अभी मुझे इतनी तो समझ है कि दबाने का कोई पॉइंट नहीं है। लो फील करो फिर भी पाउडर लगा के, मुंह धो के, साड़ी अच्छी पहन के, मेकअप लगा के हाँ ही करने जाओ, वो पॉसिबल नहीं है। अगर करना पड़े तो भी आई कांट डू इट। तो लो है तो मैं थोड़े टाइम तक पूरा वो फील करती हूँ कि क्या है ये, क्या फील हो रहा है बॉडी में, माइंड में। तो आई फील इट, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद व्हेन आई कम आउट ऑफ इट नाउ, अभी रिसेंटली जैसे मैंने कहा 1-2 साल से तो मेरा यही है कि फिजिकल मूवमेंट करती हूँ मैं। अगर मैंने देखा कि मैं जब बेड पे ऐसे या सोफे पे पड़ी रहती हूँ तो मैं और भी लो फील करती हूँ। पहले मैं लो फील करती थी तो नेटफ्लिक्स पिक्चरें देखती थी, फिर मुझे पता चला कि यार इससे तो देखने के बाद और भी लो फील हो रहा है, तो दैट इज़ आउट। मेरे गो टू ऑप्शंस हैं मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटी, योगा करो, स्ट्रेचिंग करो, कुछ भी मूवमेंट करो। दूसरा मंत्रा चैंटिंग। मुझे बहुत ही, अभी तो मैं बहुत ही भगवान का नाम चैंट, कैसे ऐसा मेरा फिक्स नहीं है कि भगवान के सामने बैठ के करो, कहीं पे भी मेरे मन में वो चैंट शुरू कर देती हूँ। तो दैट हेल्प्स मी। दिया करो, चैंट करो। और तीसरा, आई एम अ फूडी। अच्छा खाना दो तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैं मेरे मन पसंद जो भी चीज़ें हैं वो खाती हूँ। और जो जैसे मेरी मम्मी है, मेरा पेट है, उसके साथ मैं टाइम बिताती हूँ। तो कई बार वो एक डिस्ट्रैक्शन मुझे दे देता है कि भाई इन पे फोकस करो। तो इस तरह से निकल जाता है टाइम, मतलब वो बुरा समय या जो भी है, डाउन रिमाइंड्स मी बुरा समय। दैट्स व्हाई इट रिमाइंड्स मी। मुझे अपनी लाइन वापस याद आ गई, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि जब हम मिले थे तब आपने बड़ा अच्छा सा एम्पावरिंग एग्जांपल दिया था जब आपसे किसी ने पूछा था कि डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। हाँ, तो मैं करेक्ट। चाहूँगा आप वो शेयर करो। हाँ, तो वो वही के लोग मुझे पूछते हैं कि भाई ये सब सही होता है क्या, ये सब एस्ट्रोलॉजी वगैरह कुछ होता है क्या। तो हमेशा मैं उनको एक यही एग्जांपल देती हूँ कि भाई हम जो रूम में बैठे हैं वो रूम में समझो एक एंड्स, चींटियों का एक घर है, एक हो है।
अब वो चींटियों का जो है उनका परसेप्शन यही है कि भाई हम उठते हैं, खाना जमा करते हैं, खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं। वो चींटी को ये भी होता होगा कि कई बार बहुत ठंडी हो जाती है, कई बार बहुत गर्मी हो जाती है, कई बार एकदम ब्राइट हो जाता है, कई बार अंधेरा हो जाता है, कई बार पानी की बाढ़ आती है और हम लोग सारे धुल जाते हैं। ये चींटी का पॉइंट ऑफ व्यू है। चींटी को ये समझने की क्षमता ही नहीं है कि भाई ये मेरा घर एक रूम में है, जो रूम आशीष भाई की ऑफिस में है, और आशीष भाई की ऑफिस एक एरिस्टा बिल्डिंग में है जो अहमदाबाद में है, अहमदाबाद इंडिया में है, क्योंकि वो चींटी के समझने की क्षमता से बाहर है। तो चींटी को आप कितना भी समझाने की कोशिश करोगे कि यार तू ये जो घर में पड़ी है ऐसा नहीं, तो कितनी बड़ी दुनिया है, कितनी चीजें होती है, जो ठंडी आती है वो तो आशीष भाई ऐसी करते हैं इसलिए ठंडी आती है, तो चींटी बोलेगी क्या बकवास करते हो, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो हम चींटियों की कंपैरिजन में हम 1000 गुना छोटे हैं हमारे यूनिवर्स, ब्रह्मांड और प्लैनेट्स की कंपैरिजन में। तो हम तो चींटियों से भी स्टूपिड कहे जा सकते हैं। तो यही बात हुई कि जब चींटी मुझे पूछेगी कि आप क्या बात करते हो, ऐसा तो कुछ होता है क्या, आशीष भाई कौन है यार, ये ऐसी क्या होता है, इट डजंट एग्जिस्ट। वाई? बिकॉज हमारी चींटियों के लॉजिक में ये नहीं है। डज दैट मीन इट डजंट एग्जिस्ट? नो। तो हम भी जो है, हमको वो चींटियों से भी ह्यूमिलिटी सीखनी चाहिए। वी शुड बी मोर हम्बल देन दैट, बिकॉज इस लॉजिक के हिसाब से देखे जाए तो प्लैनेट्स, दुनिया में जो भी छोटा सा भी चेंज आता है तो 100% हम पे इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। ये मेरी समझ है। तो जब मैं ये समझाती हूँ तो लोगों को लगता है कि हाँ ये तो सही बात है, मतलब हम इतने तो कौन से बड़े होशियार इंटेलिजेंट बीइंग्स है, हमारा इतना तो बड़ा ईगो कैसे हो सकता है कि हम सोचे कि हमारी समझ में, हमारे इतने से छुट्टू से दिमाग में जो समझ नहीं आता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, ये भी है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, यूनिवर्स, गॉड, स्पिरिचुअलिटी, रीइंकार्नेशन, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ों में भी क्या है कि जिनको समझ है वो है, बट इसमें से बहुत से लोग आधी समझ वाले होते हैं, बहुत से लोग इसमें से क्वालिफाइड नहीं हैं, तो ये भी नाम खराब करते हैं। तो कई लोगों का ऐसे लोगों से मेल जोल हो जाता है, फिर उनको ये चीज़ें विश्वास ही उतर जाता है। तो मेरा भी ये वो ही है कि मैं भी ये मानती हूँ कि आज मुझे अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे रैशनल माइंड को कुछ नहीं फिट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मतलब यही है कि मुझे ये समझ नहीं आता है, मेरे लॉजिक के हिसाब से फिट नहीं होता है, मेरे में शायद क्षमता नहीं है वो समझने की। पर ये कभी नहीं कह सकते कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी और की दुनिया में 100% हो सकता है। विद दिस हैप्पी नोट, एक ही सिटी में रहते हैं तो मिलते जुलते रहेंगे, समान जरूर थिंकिंग पैटर्न रखते हैं। 100। हम तो बर्थडे भी डेफिनेटली जनवरी दोनों कैप्रिकॉन्स हैं, तो सो वो भी शेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉमन शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली मिलते रहेंगे। थैंक यू ना कहने का अर्थ ये है कि मैं वाकई में वो फील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं फील कर रहा हूँ। कृतज्ञता का फीलिंग है आपसे वैसे बात करना, और आपके साथ इस माध्यम के साथ बात करना, वैसे पता ही नहीं चला कब समय व्यतीत हो गया। हाँ, कितना टाइम हो गया मुझे पता ही नहीं। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि जब भी आपको समय अवकाश मिले और जब भी हम दोनों का समय कॉमन फ्री हो सके, मैं चाहूँगा आप बार बार आते रहो। आपका ही प्लेटफॉर्म है, समझकर बहुत सारी बातें ऐसी है जो जिसको मैंने छुआ ही नहीं। हाँ। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में हमने छुआ ही नहीं, इनर चाइल्ड को कैसे डेवलप किया जाए, पूरा सेशन हो सकता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। मेरी इच्छा है कि हम खुद के इतने अनुभव हैं उसमें, लोगों के अनुभव हैं बहुत, तो डेफिनेटली हम वैसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे। हाँ जी, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग एंड एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन। थैंक यू। शुभम भवतु। प्रणाम।